हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज हम कवर कर रहे हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स जिनको कई बार एग्ज़ाम्स में पूछा गया है रिपीटेडली। सो स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, जो है आपका सिटीज़ इन दी अर्थशास्त्र। ये आपका चैप्टर नंबर ये आपका यूनिट 13 सिटीज़ इन टेक्स्ट का टॉपिक है एंड ये कई बार एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। सो इसीलिए हम इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमें बताना है कि अर्थशास्त्र में सिटीज़ को कैसे दिखाया गया है। एंड वी ऑल नो अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखी थी, जो कि मौर्यन एम्पायर में थे, एंड इन्होंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि उस टाइप का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता था, वहाँ पर टाउन्स किस तरह से हुआ करते थे। अब अर्थशास्त्र बुक में जो चैप्टर है जिसमें सिटी के बारे में बताया है कि कैसे सिटी प्लानिंग होनी चाहिए, कैसे उसको बनाना चाहिए, उस चैप्टर को कहा गया है दुर्ग निवेश। दुर्गा का मतलब होता है एक फोर्टिफाइड, यानी जो चारों तरफ से दीवार से घिरा हुआ हो, और हाईली प्रोटेक्टेड सेटलमेंट, यानी ऐसा एरिया जो प्रोटेक्टेड हो, जैसे कि वहाँ पर राजा की सीट है और साथ ही साथ हमें सिटी भी दिखती है। अर्थशास्त्र में बहुत सारी एडवाइजेस भी दी हुई हैं किसको, किंग को, कि उसे किस तरह से अपना राजपाट चलाना है, किस तरह से अपनी किंगडम को ऑर्गेनाइज करना है, और जो अपनी कैपिटल सिटी है ना, उसकी प्लानिंग उसे किंग के पैलेस के हिसाब से करनी चाहिए, क्योंकि उसका जो महल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके हिसाब से वो पूरी प्लानिंग देखेगा कि सिटी में और चीज़ों की लोकेशन क्या होगी। सिटी के जो दूसरे सेक्शन हैं, जैसे कि कमर्शियल, कहाँ पर ट्रेड होगा, कहाँ पर रिलीजियस एक्टिविटी होगी, पूजा पाठ वगैरह होगी, कहाँ पर आम लोगों के घर होंगे। सो इन सब चीज़ों की जो लोकेशन है वो राजा के महल के हिसाब से होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि जो 4 वर्णाज हैं, जो क्षत्रियाज हैं वो रॉयल रेसिडेंस के ईस्ट में रहेंगे, फिर जो वैश्याज हैं वो सदर्न में रहेंगे, शूद्राज वेस्टर्न डायरेक्शन में रहेंगे, और ब्राह्मण्स जो हैं वो नॉर्दर्न पार्ट में रहेंगे। और इन सब के सेंटर में रॉयल बिल्डिंग्स है, यानी जहाँ पर राजा रहता है। तो इस तरह से हमें अलग अलग सेक्शन देखने को मिलते हैं अलग अलग डायरेक्शन में। बट इसका मतलब ये नहीं था कि जो एरियाज़ लोगों को दिए हुए हैं, जो 4 वर्णास को दिए हुए थे, वो लोग अपने जोन्स तक ही लिमिटेड थे, क्योंकि जो वर्क और फंक्शन होता है उसकी नीड होती है। लोग जो काम करते हैं उसकी वजह से एक दूसरे से इंटरेक्ट तो करेंगे ही, और जब इंटरेक्ट करेंगे तो वो अपने जोन से निकलकर दूसरे के जोन में भी आ सकते हैं। तो ये जो कास्ट सेग्रीगेशन दिखता है ना हमें, कि कास्ट के बेसिस पे लोगों को सेक्शंस में डिवाइड कर रखा था, ये हमें थियोरेटिकल दिखता है, यानी सिर्फ लिखा हुआ दिखता है, प्रैक्टिकली हमें नज़र नहीं आता। हाँ, एक चीज़ क्लियर थी कि जो किंग है ना वो सेंटर में ही रहेगा, और बाकी जो आउटकास्ट होते थे जैसे कि चंडाल वगैरह, उनको हमेशा ये अंडरस्टूड था कि वो सेटलमेंट से बाहर ही रहेंगे। बट अगेन उन्हें अपना रोल प्ले करने के लिए जो उनके काम होते थे, जैसे वो विलेजेस वगैरह को साफ़ करते थे, तो उस काम को करने के लिए उन्हें सिटीज़ में एंटर करना पड़ता था। एंड अर्थशास्त्र का हमें एक और कंसर्न क्या दिखाई देता है कि उसकी जो सिटी है उसकी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हमें जो सिटी है उसके चारों तरफ मोट्स दिखाई देते हैं, यानी खाई वगैरह। अब ये तो कैपिटल सिटी की बात हुई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती थी किसी भी एम्पायर में। बट साथ ही जो अर्बन सेंटर्स थे, जिन्हें नगर कहा जाता था, उनकी भी एक अपनी पोजीशन होती थी। जहाँ पर लोग रहते थे उनमें भी हमें हायरार्की दिखती है। जैसे एक रूरल एरिया होता है, एक अर्बन एरिया होता है। गाँव वाला एरिया थोड़ा कम डेवलप होता है, जो अर्बन एरिया है वो ज़्यादा डेवलप है। तो हमें पाली टेक्स्ट से पता चलता है 3 टर्म्स का, गांव, निगम, नगर, जिसका मतलब है विलेज, टाउन, सिटीज़। सो इसमें हमें पाली टेक्स्ट में हमें महानगर्स के बारे में, ग्रेट ग्रेट सिटीज़ के बारे में भी पता चलता है। और ये भी पता चलता है कि सिर्फ यही हायरार्की नहीं थी कि विलेज है, फिर उसके बाद टाउन है, फिर सिटी है, बल्कि जो अर्बन सेंटर्स होते थे, सिटीज़ होती थी, उसमें भी हमें एक अलग पोजीशन नज़र आती हैं अलग अलग सिटीज़ की। जिन सिटीज़ की पोजीशन टॉप पर होती थी, उनकी वन ऑफ द क्वालिटीज़ ये होती थी कि वो ट्रेड का, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड का सेंटर होती थी, क्योंकि वहाँ पर आर्टिसनल प्रोडक्शन होता था, यानी आर्टिसंस कुछ कुछ चीज़ें बनाते थे, जो कमोडिटीज़ बनाते थे, उससे उनकी डिमांड्स बढ़ती थी, एंड उसकी वजह से हमें बड़े बड़े ट्रेड रूट्स उन सिटीज़ से होते हुए नज़र आते थे, जैसे कि तक्षशिला, मथुरा, पाटलिपुत्रा। ये सारे महानगर जो थे, इनकी वेल्थ के बारे में, इनके प्रोस्पेरिटी के बारे में हमें अलग अलग टेक्स्ट से पता चलता है। नाउ लेट्स मूव टू अनदर टॉपिक, टेम्पल फॉर्म
किंगडम ऑफ कांचीपुरम। ये आपका यूनिट 19 टेम्पल टाउन्स इन पेनिनसुलर इंडिया का टॉपिक है एंड ये भी कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। सो स्टार्ट करते हैं। इसमें बेसिकली हमें क्या बताना है, जो साउथ में जो टेम्पल्स बने उसकी वजह से कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वहाँ पर शुरू हो गई एंड इसकी वजह से ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ा एंड देन वो टेम्पल वाला एरिया टेम्पल टाउन बन गया। सो पढ़ेंगे हम कि कांचीपुरम किस तरह से एक टेम्पल टाउन में डेवलप होता है। कांचीपुरम की अगर बात करें तो इसको अलग अलग नाम से जाना जाता था, जैसे कांची, कांचीपुरम, कांची मनागरम एंड इसमें जो पॉपुलेशन थी ना वो आपको हेट्रोजीनस दिखती है, यानी अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, जैन्स भी हैं, शिवास भी हैं एंड ये एक इम्पॉर्टेंट क्राफ्ट सेंटर रहा था किस टाइम पर 6th सेंचुरी में जब पल्लवास रूल कर रहे थे। अब इसकी लोकेशन की अगर बात करें ना तो ये तोंडाईनाडु एक जगह है, वहाँ पर सिचुएटेड है। सो कांचीपुरम के डेवलपमेंट को समझने के लिए हमें पहले तोंडाईनाडु की थोड़ी सी हिस्ट्री देखनी होगी। तो ये वाला जो एरिया था ना, यहाँ पे पल्लवास रूल किया करते थे एंड संगम पीरियड में इस एरिया में हमें 24 कोट्टम्स नज़र आते हैं। कोट्टम्स क्या होते थे, वो एरिया जहाँ पर एग्रीकल्चर और पैस्टोरलिज्म होता था। अब होता क्या है कि पल्लवास के टाइम पर ना ब्राह्मदीय ग्रांट्स दिए जाते थे। अब ये ब्राह्मदीय ग्रांट्स क्या है, यानी ज़मीनें गिफ्ट की जाती थी किनको, ब्राह्मण्स को। एंड ब्राह्मण्स क्या करते थे, इन लैंड से जो भी पैसा आता था उनको अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज़ में स्पेंड किया करते थे। अब क्योंकि ब्राह्मण्स तो प्रीस्ट हैं तो वहाँ पर टेम्पल्स बनाएंगे, तो टेम्पल्स बने और टेम्पल्स के साथ साथ क्या हो रहा है, उनकी ज़मीनों पर एग्रीकल्चर भी हो रहा है जिससे कि सरप्लस बढ़ा तो एक तरह से हमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है इन एरियाज़ में, इन ब्राह्मदीय एरियाज़ में। अब 3 फेजेस बताए हैं इसमें डेवलपमेंट के। पहला फेज़ ये है कि 7 से 8 सेंचुरी के बीच में ब्राह्मदियास चीफ फोर्स की तरह काम करते हैं अपने एग्रीकल्चर को एक्सपैंड करने में। जाहिर सी बात है, जितना ज़्यादा वो अपने एग्रीकल्चर को बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा उन्हें वहाँ से पैसा मिलेगा। सेकेंड फेज़ आपका स्टार्ट होता है 9th सेंचुरी से 10th सेंचुरी के बीच, जिसमें टेम्पल्स की पोजीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब जब टेम्पल्स को लोग इतना मानने लगे हैं, उसकी पोजीशन बढ़ गई, तो लोग वहाँ पर आना जाना ज़्यादा करेंगे। जब लोग आना जाना ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, अर्बन एक्टिविटीज़ डेवलप होंगी। होता है ना, टेम्पल्स हैं, फिर उसके बराबर में मार्केट्स भी खुल गई क्योंकि लोगों का आना जाना ज़्यादा है। एंड थर्ड फेज़ जो कि 11th सेंचुरी में शुरू होता है, ये प्रोसेस अपनी पीक पर पहुँच जाता है जब चोला रूलर्स इसको सपोर्ट करते हैं। जैसे कि राजा फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट, ये क्या करते हैं, एग्रीकल्चर को और ज़्यादा कांचीपुरम में एक्सपैंड कर देते हैं। एंड वी सी के जो ब्राह्मदीय और जो टेम्पल्स थे ना, वो एक तरह का हब बन गए थे। किस चीज़ का, जो एडवांस फार्मिंग मेथड्स थे ना वो यहाँ पर हो रहे थे, जैसे इरिगेशन टेक्नोलॉजी है, वाटर सप्लाई होनी है क्रॉप्स के लिए, और जो कल्टीवेशन है, जो खेती हो रही है वो बिल्कुल सीजनली उसको रेगुलेट किया जा रहा है, एक प्रॉपर मैनेजमेंट रखा जा रहा है। सो इस तरह से हमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है इन 3 फेजेस में। अब इस एग्रीकल्चर एक्सपेंशन के साथ साथ हमें और भी चीज़ें एक्सपैंड होती हुई नज़र आती हैं, जैसे एक्सचेंज नेटवर्क, ट्रेड बढ़ रहा है एंड ट्रेडिंग कम्युनिटी भी बढ़ रही है। ट्रेडिंग कम्युनिटी थी नगर अट्टर, जो कि राइज करने लगी और उनका कंट्रोल किस पर था, जो लोकल और इंट्रा रीजनल ट्रेड थे ना, एरियाज़ के बीच में जो ट्रेड होता था उन पर इन नगर अट्टर का कंट्रोल होता था। अब इन टेम्पल्स एंड ब्राह्मदियास की इतनी इंपॉर्टेंस बढ़ गई थी ना कि इनको एक सेपरेट यूनिट्स में ऑर्गेनाइज कर दिया गया, जिसे तनकुरु कहा जाता था। एंड 10th से 12th सेंचुरी के बीच हम देखते हैं कि इनका साइज़ ना बढ़ता ही चला जा रहा था, यानी वो डेवलप कर रहे थे। एंड जो भी किंग था उस टाइम पर, वो उसने क्या किया कि इन तन्यूर्स में ही मार्केट्स भी बना दी ताकि एक लिंक बना रहे गवर्नमेंट के और इनके बीच में। इसी के साथ साथ हमें मेजर क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर्स जो थे वो भी इन एरियाज से अटैच कर दिए गए, जिन्हें देवदानास बोला जाता था। मिड 13th सेंचुरी के आते आते ब्राह्मदियास और देवदाना की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा एक्सपैंड हो जाती है कि ये यहाँ तक कांचीपुरम टाउन तक ये लोग एक्सपैंड कर जाते हैं और यहीं से हमें कांचीपुरम टाउन देखने को मिलता है। सो एक कनेक्शन था टेम्पल्स के और कांचीपुरम के बीच में। जो टेम्पल के फंड्स होते थे ना, वो भी रूरल और अर्बन क्राफ्ट्स में यूज़ किए जाते थे और इसी वजह से बहुत जल्द कांचीपुरम एक लीडिंग वीविंग सेंटर बन जाता है, जहाँ पर वीवर्स यानी कपड़ा बुनने वाले और मर्चेंट्स जो हैं वो डोमिनेट करते हैं। एंड 9th सेंचुरी में कांचीपुरम को एक स्टेटस मिल जाता है महानगर अट्टर का, जिसका मतलब था कि जो भी रॉयल ऑर्डर्स होते थे ना और जो टेम्पल्स को मैनेज करने वाली जो एक्टिविटीज़ होती थी
वो सब कांचीपुरम के हाथ में होती थी। सो चोला रूलर्स के अंडर कांचीपुरम की पोजीशन सेकंड नंबर पर आ जाती है, बट फिर भी वो एक इम्पॉर्टेंट कपड़ा प्रोड्यूस करने वाला सेंटर रहता है। एंड हम देखते हैं कि 13 से 14 सेंचुरी में जो वीविंग इंडस्ट्री थी ना वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है, क्योंकि उस टाइम पर क्या हो रहा था, मूवमेंट हो रहा था। जो केरला ट्रेडर्स थे और मर्चेंट्स थे वो आया जाया करते थे, जिससे कि जो इंडस्ट्री है उसको बूस्ट मिलता है। एंड साथ ही क्या होता था कि जो मर्चेंट्स कपड़ा ख़रीदने के लिए आते थे ना कांचीपुरम में, उन्हें एक्सचेंज में क्या देते थे, हॉर्सेस और स्पाइसेस देते थे, जिससे और ज़्यादा वो रिच होता था। एंड सिर्फ हम एक कमर्शियल सेंटर ही नहीं बल्कि कांचीपुरम को एक पॉलिटिकल सेंटर की भी तरह देखते हैं, जैसे कि पल्लवास के रूल में या चोलास के रूल में एक इम्पॉर्टेंट मिलिट्री बेस रहा करता था ये वाला एरिया। रिलीजियस कल्चर की अगर बात करें तो कांचीपुरम एक मल्टी टेम्पल सेंटर रहा है, जहाँ पर एक से ज़्यादा रिलीजियस ट्रेडिशन फॉलो हुआ करते थे, जैसे कि वैष्णवाइट्स, शिवाइट्स, और चोलास ने तो भक्ति आइडियोलॉजी को भी शुरू किया था। एंड यहाँ पर हमें बहुत सारी जो फ़िलासफ़ी हैं उनको भी जो फ़िलासफ़र्स हैं वो भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि वैष्णव रामानुजा, जिन्होंने वैष्णव रिलीजन को यहाँ पर शुरू किया था। Now let's move to another topic which is improvement trust, and ये आपका यूनिट 38 सिटी प्लानिंग इन इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल का टॉपिक है। एंड इसमें हमें बेसिकली क्या पढ़ना है कि ब्रिटिश रूल में ये जो ट्रस्ट बने थे ना, तो एक तरह से सिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए बने थे। तो पढ़ते हैं क्या इसके रिज़ल्ट रहे। अब बॉम्बे में ना 1896 में प्लेग फैल जाता है, बीमारी फैल जाती है। इसके 2 साल बाद 1898 में पहला इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट खुलता है बॉम्बे में। अब ये ट्रस्ट क्रिएट करने के 3 रीज़न थे। सबसे पहला रीज़न तो यही था कि ये जो बॉम्बे था यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड होता था, बाहर से लोग आया जाया करते थे। एंड बॉम्बे की हालत बहुत बुरी थी, पुअर सैनिटेशन था, कोई भी साफ़ सफाई नहीं थी। यहाँ तक कि एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बॉम्बे को एक कॉलरा नेस्ट बोला गया था, यानी बीमारी का घोंसला। सो एक तो यही रीज़न था कि जो बॉम्बे है उसको इंटरनेशनल हेल्थ स्टैंडर्ड, उसके स्टैंडर्ड से उसको मैच करना है, यानी जो उसकी हेल्थ कंडीशन से जो साफ़ सफाई है उसको मेंटेन करना है। एंड सेकंड था कि वहाँ के हाउसिंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना है। प्लेग का एक रीज़न तो यही था कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग है, बहुत ज़्यादा लोग हैं, और जो घर हैं वो कैसे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे हैं और पुअरली वेंटिलेटेड है, मतलब कोई विंडो वगैरह नहीं है। आज भी अगर आप मुंबई में जाओगे तो आपको उसी तरह के छोटे छोटे और कंजेस्टेड हाउस देखने को मिलेंगे। सो जो ट्रस्ट था उसका यही था कि हमें क्या करना है, जो लोग रह रहे हैं ना पुअर कंडीशन में, उसके स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना है और एक प्लानिंग करनी है कैसे कि नई स्ट्रीट्स बनानी है, और जो लोकेलिटीज़ हैं उनको ओवर क्राउड होने से बचाना है। एंड जो स्लम है उन्हें डिस्ट्रॉय करके, उन्हें ख़त्म करके उनके लिए अलग से हाउस कंस्ट्रक्ट करेंगे ताकि वो वहाँ पर रह सकें अपनी लो इनकम में। एंड थर्ड, इस ट्रस्ट का गोल ये था कि जो सिटीज़ को डेवलप करने की पावर है ना, वो जो ऑफिशियल्स हम अपॉइंट करेंगे उन्हीं के हाथ में रहे। एंड इसी के चलते जो ट्रस्ट थे बड़े बड़े सिटीज़ में हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि आगरा, कानपुर, दिल्ली, कलकत्ता। इन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के अगर रिज़ल्ट की बात करें तो इनका जो गोल था कि जो पुअर पीपल हैं उनकी कंडीशन हम बेटर करेंगे, जो स्लम एरियाज़ हैं उनको ख़त्म कर देंगे और उनकी जगह पर उनके लिए अलग हाउस बनाएंगे। सो ये वाला जो उनका गोल था ना, ये तो कम्प्लीटली फेल हो गया। हज़ारों घर डिस्ट्रॉय कर दिए बिना किसी ऑल्टरनेटिव दिए, यानी उसकी जगह पे कोई घर नहीं बनाया। घरों में लाइट और एयर पहुंचाने के लिए क्या किया गया, जो घरों में रूम्स थे उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया ताकि चौक्स बनाए जा सकें जहाँ से एक लाइट और एयर आने का रास्ता मिले। अब इसकी वजह से क्या हुआ, जो मकान मालिक थे उन्होंने क्या किया कि घरों में एक मंजिल और ऐड कर ली, जिससे फर्दर ओवर क्राउडिंग हो गई। घरों के जो प्राइस थे वो भी ज़्यादा बढ़ गए। अब पुअर जो थे वो इतने ज़्यादा प्राइस पे नहीं कर सकते, तो पुअर के लिए तो ये कुछ कर ही नहीं पाए। बल्कि जो स्लम एरियाज़ थे जिनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, वहाँ पर बिल्डिंग्स बनाई गई, एंड स्टैंडर्ड बिल्डिंग्स, जिसकी वजह से पुअर को वहाँ से जाना पड़ा, एंड जो मिडिल क्लास के लोग थे वो वहाँ पर रहने लगे। कलकत्ता की जो फिज़िकल कंडीशन थी वो बॉम्बे से भी बुरी थी। हेल्थ कंडीशन में ठीक था, बट फिज़िकल कंडीशन यानी जो सिटी की प्लानिंग थी ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ स्लम्स
स्लम्स पाए जाते थे उस टाइम पर कलकत्ता में। कलकत्ता इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट जब बना तो उसने टारगेट किया सिटी के उन एरियाज़ को जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन थी, और इसका मिशन था कि जो स्लम वाले एरियाज़ हैं ना, जहाँ पर झुग्गी झोपड़ी है, उनको डिस्ट्रॉय किया जाए, और ताकि जो ट्रैफिक है उसको सर्कुलेट होने के लिए जगह खुले, लोगों को सांस लेने के लिए जगह मिले। एंड साथ ही उसके लिए क्या किया गया, जो सिटी के आसपास वाला एरिया था ना, उसको ख़रीद कर उसको डेवलप किया गया ताकि जो पुअर पीपल हैं वो वहाँ पर रह सकें। तो इस तरह से हम देखते हैं जो ये ट्रस्ट थे, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट थे, इनका क्या रोल था। सैनिटरी और सिविल इंजीनियर्स की मदद से स्लम्स को क्लियर किया गया एंड रोड्स बनाए गए, जो टैंक्स थे उनको फिल किया गया ताकि बीमारियाँ ना फैलें, एंड सिविल लाइंस बिछाई गई एंड सीवर सर्विसेज प्रोवाइड की गई। एंड इन सब खर्चों के लिए जो सिटी की पॉपुलेशन थी उन पर टैक्स लगाया जाता था, जिससे कि ये सब काम हो सके। ठीक है जी, तो ये थे कुछ टॉपिक्स जो हमने डिस्कस किए। आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड यू कैन चेक आउट द प्लेलिस्ट फॉर मोर MA हिस्ट्री वीडियोज़, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।